तो सिंपल जो बिजनेसेस हैं वो इस्टेब्लिश्ड सिस्टम्स हैं, और जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो कुछ न्यू इन्वेंट करने का नाम है। अगर अभी तक की डेफिनेशन हमें कुछ समझ आई है, तो मेरा फिर आपसे ये क्वेश्चन है कि इनोवेशन किस में ज्यादा है। सर entrepreneurship में से। एंटरप्रेन्योरशिप। डेफिनेटली आपका अभी हमने बात की कि जो एंटरप्रेन्योर है उसको एक न्यू आइडिया के साथ, एक यूनिक आइडिया के साथ आना है। अगर जो शू स्टोर है उसके पास जॉगर्स हैं, चप्पल हैं और डिफरेंट किस्म की आइटम वही आप बनाएंगे, तो मैं आपसे क्यों लूंगा? मेरे पास तो बड़े बड़े ब्रांड हैं, स्टैब्लिश नेम है, उनकी क्वालिटी पे यकीन है, मैं आपके पास क्यों आऊंगा? आपको एक यूनिक आइडिया के साथ आपको नई तरह का डिजाइन लेके आना पड़ेगा जो किसी के पास नहीं होगा। फिर मैं आपके पास आऊंगा। क्यों आऊंगा? मेरा भी आपके ऊपर बिलीफ नहीं है कि आप बहुत अच्छा ब्रांड है, मैं इसलिए आऊंगा कि मुझे और वो चीज कहीं और मिलती नहीं है। सर जी जी। सर मेरा क्वेश्चन है कि अगर हम ये कहें कि एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्टिंग है किसी बिजनेस का, तो हम्म। फिर अगर एंटरप्रेन्योरशिप में इनोवेशन है तो बिजनेस में कैसे? दोबारा ये लास्ट लाइन दोबारा बताएं, अगर एंटरप्रेन्योरशिप में इनोवेशन इनोवेशन नहीं। हम कह रहे हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप में सिर्फ इनोवेशन है, और हम ये भी कह रहे हैं कि बिजनेस का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो एंटरप्रेन्योरशिप है, तो बाद हम्म। में मतलब वो एंटरप्रेन्योरशिप ही कन्वर्ट होती है बिजनेस में, राइट? जब वो बिजनेस आगे बढ़ेगा तो जी जी। क्या एंटरप्रेन्योरशिप के स्टार्टिंग में हमने देख लिया कि बिजनेस में इनोवेशन है और बाद में वो इनोवेशन खत्म हो जाती है? हाँ, ये गुड क्वेश्चन है। वो इनोवेशन अगर तो बिल्कुल खत्म हो जाए, वो बिजनेस भी खत्म हो जाता है। फिर जो न्यू एंट्रेंट्स हैं, जो एंटरप्रेन्योरर हैं, वो उस बिजनेस को डाउन कर देते हैं। और आप अपने इर्द गिर्द इस तरह की एग्जांपल्स देख सकते हैं कि जो बिजनेस किसी वक्त में थे अब नहीं है। सेकंड बात, जब एंटरप्रेन्योर एंटर होता है ना, वो बड़ी इनोवेशन के साथ, वो बड़ी हार्ड वर्किंग के साथ, फुल मोटिवेशन से एंटर होता है। उसके बाद वो मार्केट के अंदर अपना एक ब्रांड बना लेता है, अपना एक नेम बना लेता है। उस नेम की बेस पे वो सरवाइव करता रहता है, ठीक है। लेकिन किसी ना किसी वक्त में जाके बड़ी कॉमन और बड़ी आसान सी एग्जांपल नोकिया की है। आप में से सब नोकिया को जानते हैं ना? जी यस सर। सर। जब स्टार्टिंग थी, आई डोंट सो कि अब आपके एज ग्रुप्स क्या हैं, जब स्टार्टिंग थी ना, नोकिया ने एक से एक इनोवेशन की थी। उसने एंटीना मोबाइल के बाद एंटीना लेस मोबाइल भी दिए। उसने बैटरी कलर्स, येलो स्क्रीन से कलर स्क्रीन पे भी मूव हुआ, सिम्बियोस सिस्टम भी लेके आया। ये सब क्या थी? ये इनोवेशंस थी ना। यस सर। फिर इनोवेशंस रुक गई। फिर एंड्रॉयड मार्केट में एंटर हुआ। एंड्रॉयड के बाद हवावे, ओप्पो और दीगर कंपनीज एंटर हुई। तो फिर नोकिया किधर गया? जब उसने इनोवेशन रोकी तो बड़ी देर तक मार्केट में सरवाइव करता रहा अपने ब्रांड नेम के ऊपर, वो अपनी क्वालिटी के ऊपर। जी, नोकिया के मोबाइल को तो आप सेकंड फ्लोर से भी फेंके उसे कुछ नहीं होगा, इस बात पे सरवाइव किया उसने। लेकिन जब उसने इनोवेशन को छोड़ा, उसने वक्त के साथ अपने आप को चेंज नहीं किया, तो फिर बाकी कंपनीज आई, ठीक है। अच्छा, अब जो ये बड़े बड़े स्टार्टअप्स होते हैं ना, इनको हम एंटरप्रेन्योरल स्टार्टअप्स नहीं कहते, ठीक है। जब कॉर्पोरेट सेंटर होते हैं ना पूरे फुल फ्लैश सिस्टम के साथ, हम इनको फिर बिजनेस कहते हैं। क्योंकि हमने क्या कहा कि बिजनेस जो है वो स्टैब्लिश सिस्टम्स के साथ आता है। उसके बाद एक प्रॉपर मशीनरी होती है उन गुड्स एंड सर्विसेज को जो है वो बनाने के लिए। तो होप सो कि आपका जो क्वेश्चन है वो आंसर हो गया है। अगर नहीं तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। मेरा एक पढ़ाने का तरीका मतलब यही है कि हम आगे नहीं बढ़ते जब तक हम प्रीवियस क्लियर नहीं हो जाते। तो आपका क्वेश्चन आंसर हो गया। जी सर, आई गॉट इट, थैंक यू। ओके, थैंक यू। अच्छा, मूविंग टू द सेकंड पॉइंट, रिस्क। ये हम डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हैं बिटवीन बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप जो है। तो रिस्क जो है वो एंटरप्रेन्योर का इसलिए ज्यादा होता है कि उसके पास कम बैकअप होते हैं, एक्सपर्टीज बहुत कम होती है। बिजनेस जब आता है ना, वो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स के साथ आता है, वो मार्केटिंग एक्सपर्ट्स के साथ आता है, वो मार्केट से बेस्ट टैलेंट को एक्वायर करता है। जबकि जो एंटरप्रेन्योर नॉर्मल सेटअप्स हैं, बहुत बड़ा सेटअप नहीं, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं, तो आप आमतौर पे यू आर कमिंग ऑन योर ओन, यू आर कमिंग विद योर फ्रेंड्स, you're coming with your maybe one or two family members। तो
रिस्क जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप और रिस्क टेकर भी ज्यादा एंटरप्रेन्योर होता है। बिजनेसेस कम रिस्क टेकिंग होते हैं और बड़ा कैलकुलेटेड रिस्क रहते हैं। जितना बड़ा आपका कॉर्पोरेट होता जाएगा आप उतने रिस्क अवर्स भी होते जाएंगे, क्योंकि वहां पे छोटी सी आपकी मिस्टेक्स आपको बिलियंस में और मिलियंस में लॉस करती है। एंटरप्रेन्योरशिप की जरा जो ये फाइनेंशियल लॉसेस हैं वो जरा कम होते हैं। अच्छा, उसके बाद हम मेरा क्वेश्चन है। तो एक्स्ट्रा भी हमने अभी पहले डिस्कस कर रहे थे उस पॉइंट के ऊपर कि चूंकि एंटरप्रेन्योर एंटर हो रहा होता है स्टार्टअप के तौर पे, उसकी ग्रोथ चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। उसने आगे 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 मूव करना होता है, उस अपने ब्रांचेस को स्प्रेड करना होता है, उसने अपनी प्रोडक्ट लाइन को बढ़ाना होता है। जबकि एस्टेब्लिश्ड बिजनेस जो है उनकी प्रोडक्ट लाइन तय है, उनके मामला तय है, वो एक मोस्ट ऑफ द वो एक स्ट्रेट लाइन चल रहे हैं, उनकी ग्रोथ के चार्ट बहुत अप डाउन नहीं होते। आप अपने इर्द गिर्द के जो है वो बिजनेसेस को देख सकते हैं। और देन फोर्थ पॉइंट हमारे पास है मोटिवेशन का। डेफिनेटली एंटरप्रेन्योर मोटिवेशन ज्यादा होती है। आप सिंपली जो ग्रोथ और मोटिवेशन के पॉइंट को इस तरह समझ सकते हैं कि जब बिजनेस स्टेब्लिश हो जाते हैं, सिस्टम स्टेब्लिश हो जाता है ना, वो एक स्मूथ लाइन के ऊपर चल रहा होता है, उसके अंदर इस तरह की फ्लक्चुएशंस ना बहुत कम आती हैं। जबकि तो आपका एंटरप्रेन्योर उसके अंदर फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा होती हैं, और ये पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। ये जो बोथ वे जो है वो जाता है। अगर हम यहाँ तक क्लियर हैं तो हम नेक्स्ट मूव करते हैं। मुझे आप कमेंट में बता दें या वैसे और बता दें कि यहाँ तक हम क्लियर हैं अभी तक की डिस्कशन में। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी, वो बताइएगा। सर आपने कहा कि जो एंटरप्रेन्योर होता है उसमें रिस्क के चांसेस ज्यादा होते हैं हम्म एज कम्पेयर टू बिजनेस। बट हम्म लाइक आई वांटेड टू आस्क के वही एंटरप्रेन्योर तो आगे बिजनेस को रन करता है ना, तो लाइक आई एम कंफ्यूज इन दिस एस्पेक्ट कि फिर कैसे हम कह सकते हैं कि सिर्फ एंटरप्रेन्योरशिप में ही रिस्क है जबकि वही तो आगे बिजनेस रन करता है। नहीं, सिर्फ एंटरप्रेन्योरशिप में रिस्क नहीं है, रिस्क दोनों साइड पे है। हमने बात की कि रिस्क एंटरप्रेन्योरशिप में ज्यादा है ना। फर्स्ट फर्स्ट आप अगर आ रहे हैं, मैंने बताया कि या सिंगल पर्सन के तौर पे आप आ रहे हैं, या अपने फ्रेंड्स के साथ आ रहे हैं, या ज्यादा से ज्यादा आप एक दो लोगों के साथ आ रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं एक्सपर्टीज के ऊपर। एंटरप्रेन्योरशिप एक्सपर्टीज को एक्वायर नहीं कर, एक्सपर्टीज से मुराद यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि मार्केट से एक्सपर्ट्स को हायर करने की बात है। आप ऑन द फर्स्ट डे जाके किसी मैनेजमेंट फर्म के पास या इवन के किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट उनके पास जाके नहीं कह सकते कि ये मेरा बिजनेस है, मैं आपको फी पे करूंगा, मुझे गाइड करें। नंबर इस पॉइंट के ऊपर रिस्क ज्यादा है। नंबर टू, आपकी इन्वेस्टमेंट्स बड़ी नॉमिनल सी होती हैं और बैकअप्स एंटरप्रेन्योरशिप बड़े कम से होते हैं। आप लेट्स सपोज 10 लाख के साथ आ गए, 20 30 40 मैक्सिमम कहाँ तक जा सकते हैं। जबकि जो कॉर्पोरेट्स एंड बिजनेसेस है ना, वो फर्स्ट डे से मिलियंस के साथ एंटर होते हैं, तो उनके फाइनेंशियल बैकअप्स बहुत बड़े होते हैं। इस फॉर्म में रिस्क आपका ज्यादा है। रिस्क किस तरह ज्यादा है? आपने हम अब आगे हम बात करेंगे अभी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। आपने प्रोजेक्ट किया था कि मुझे विद इन द 1 ईयर 2 मिलियन इनफ है मेरे बिजनेस के लिए, ठीक है। और अब आप कुछ ऐसी हो गई कि अब आपको 2 से 3 के ऊपर जाना है, तो अब आपके पास 3 मिलियन के लिए कोई बैकअप्स नहीं है। बैंक्स आपको आप पे ट्रस्ट नहीं कर रहे होते, आप न्यू स्टार्टअप हैं, आप उनके सारी की सारी इन्वेस्टमेंट को वेस्ट कर सकते हैं। तो इन तमाम एस्पेक्ट्स के ऊपर आपकी एक्सपर्टीज के ऊपर, आपके फाइनेंशियल्स के ऊपर आपका रिस्क बहुत ज्यादा होता है, और आप एक कंपेटिटिव मार्केट में एंटर हो रहे होते हैं। और वहां Beach Buddha. Gal pena tormari Buddha. Beach da मैंने lecture and total beach. जी, आपका क्वेश्चन हो गया कि हमारा क्यों रिस्क एंटरप्रेन्योरशिप में ज्यादा होता है और बिजनेस में कम होता है। यस सर आई गॉट इट, थैंक यू। अब मैं आपको ओपनली सबको कह रहा हूँ, अगर आप क्लियर नहीं होंगे यू कैन आस्क ट्वाइस, यू कैन आस्क थ्राइस, आई आई ट्राई टू आंसर एज सिंपल एज पॉसिबल ना। रिस्क एंटरप्रेन्योरशिप के इसलिए बताया मैं ज्यादा होता है कि वहां पे वो उतनी बड़ी मैनेजमेंट नहीं होती। अच्छा, अब हमने बात ये है कि हमने अपने कामों को छोड़कर
एंटरप्रेन्योरशिप में एंटर क्यों होना है, हमें उसकी जरूरत क्या है? आपका क्या इस पे थॉट्स क्या है? व्हाई वी नीड टू एंटर इन द एंटरप्रेन्योरशिप? हमें क्यों स्टार्टअप्स के साथ आना है? एक बात, कुछ बातें तो हम ऊपर कर चुके हैं कि हमें अपनी इकोनॉमी को भी बूस्ट देना है, लेकिन इकोनॉमी अगेन ये एक नेशनल थिंग आ जाता है कि अच्छा ये एक नेशनलिज्म है कि अच्छा हमें अपने मुल्क को आगे करना है। हम फाइनेंशियली स्ट्रांग होंगे, हम इंडिपेंडेंट होंगे, यहाँ तक हमारी बात। इसके अलावा आपके थॉट्स क्या आते हैं भाई, हमें क्यों एंटर होना है एक न्यू स्टार्टअप के अंदर? रिस्क भी लेना है, जब रिस्क आता है तो स्ट्रेस भी आता है, ठीक है। हमें इनोवेटिव आइडिया सोचने हैं, हमें उसके लिए मोटिवेशन चाहिए। सो द क्वेश्चन इज व्हाई? Sir, I believe basically to test our abilities, like if I'm not sure, but to test what we can do or how can we use our talents in market. हम्म। तो देखिए, टैलेंट्स की अगर बात है तो आप किसी भी सेक्टर को ज्वाइन करें, आप वहाँ पे अपने टैलेंट्स को, अपने स्किल्स को वहाँ पे शो कर सकते हैं वहाँ पे। तो फिर स्पेसिफिकली एंटरप्रेन्योरशिप क्यों क्यों? हमारे ऑडियंस में से और कोई बताना चाहे हमारी? सर मेरे ख्याल से एंटरप्रेन्योरशिप, एक एंटरप्रेन्योर तब स्टार्ट करता है जब उसके पास कोई आइडिया हो और उसको लगता है कि उसका आइडिया कॉम्पिटिटिव मार्केट में वो चल जाएगा, क्योंकि वो इतना क्रिएटिव है कि वो लोगों को अट्रैक्ट इजीली कर सकता है। हम्म। ओके, एक तो एस्पेक्ट हो गया हमारा, एक जो हमने डिस्कस कर ली चीजों को, कि आप इंडिपेंडेंट होगे, आप अपने आइडियाज। जी जी। आप अपने आइडियाज को रियलिटी में कन्वर्ट करोगे। आप अपने जब आप स्टार्टअप के साथ आते हो ना, हम डायरेक्ट अगर कंट्री लेवल पे ना भी जाए ना, आप जहाँ स्टार्टअप स्टार्ट करने लगे हो, आप उस मार्केट को फायदा देते हो। आप उस सिटी को, सिटी से भी नीचे आ जाए तो उस एरिया को, उस टाउन जितना सा है 1-2 किलोमीटर का, उसको फायदा दे रहे हो। डेफिनेटली आपने किसी जगह जाकर स्टार्टअप स्टार्ट किया, आपने लोगों की एक नीड को भी पूरा किया, फिर आप उस सिटी को फायदा देते हो, आप उस कंट्री को फायदा देते हो। ये सारी होगी आपके सोशल एंड इकोनॉमिक चीजें। पर्सनली आप, हमने पर्सनल चीजों को भी डिस्कस कर लिया, ठीक है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा पर्सपेक्ट है वो ये है कि हमें देखें, हमें कुरान क्या बता रहा है कि सबसे बेहतर कमाई वो है जो तजारत से है। हमने इस चीज को ना बड़ा पीछे कर दिया। हमने तजारत को छोड़ के हमने बाकी चीजों में चले गए। अगर आप अपने इंसेस्टर्स को देखें ना, फोर फादर्स को देखें, ठीक है, तो वो तजारत किया करते थे। उस तजारत की बेस के ऊपर जब कभी भी जरूरत पड़ी हमें कुछ चीज बाय करने की, इवन के जब जितने भी जंगें वगैरह हुई उनमें सामान लेने की, खुराक की, किसी को हेल्प आउट करने की, आपने बहुत से वाकया सुने होंगे। जी पानी नहीं था, पानी की जरूरत थी, तो उस्मान गनी का नाम आता है कि उन्होंने वो कुआं लेके उसको दे दिया। तो ये तमाम चीजों के मुतालिक हमारा जो सोर्स है ना, सबसे पहले हमने उसको छोड़ दिया कि सबसे बेहतर कमाई सच्ची तजारत की कमाई है। एक तो चीज हमने ये छोड़ दी, हमने तिजारत करना बंद कर दिया। हम सब के सब इस बात में हो गए कि बस ठीक है, जिस तरह से भी थोड़ा बहुत हमारा सिस्टम चलता है हम चला लें। और दूसरी बात जो हमारा बिजनेसमैन छोड़ गया, ये स्टार्टअप के बाद की बात है, ये बिजनेस स्टार्ट करने की बाद की बात है, वो ये कि वो तिजारत की सबसे अच्छी कमाई है